Hello friends, this is Rani Gupta and welcome back to Civil Adda 247। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड घटना चक्र विशेषांक की जो सीरीज चल रही है हमारी, उस सीरीज़ में ये हमारा 7वां पार्ट है। इसके पहले हमने 6 पार्ट इसमें अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लें, क्योंकि ये सीरियल वाइज जो सीरीज चल रही है एनवायरनमेंट घटना चक्र विशेषांक की, इससे आपके जो भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र के वो सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में मैंने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है जिसे हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, ये इसका पूरा नाम है। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तथा वन्य प्राणी जात और वानस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन अर्थात साइट्स, CITES, साइट्स, इसका पूरा नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेन इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इनके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इस पूरे जो आपका ये प्रश्न है, इस पूरे प्रश्न का मतलब ये है कि जो IUCN है और जो साइट्स है, ये दो संगठन हैं, तो इनके संबंध में ये जो कथन दिए हुए हैं, कूट दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सही है या कौन से सही हैं। ठीक है, देखिए पहला कूट इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे देखिए, IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। सेकंड है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। और थर्ड है, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो ये आपको 3 कूट दिए हुए हैं और वो सिंपल सी पूछ रहे हैं कि IUCN और साइट्स के संबंध में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से सही हैं। तो आप समझ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, अर्थात इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कूट है वो रॉन्ग है। क्लियर है? तो यहाँ से आप इनको राइट कर लीजिएगा। जो सेकंड और थर्ड है यहाँ पे, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, बिल्कुल सही है। और साइट्स क्या करता है? उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। तो ये दोनों ही राइट ऑप्शन आंसर हैं। ठीक है, अच्छा, जो पहला है, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो है, लेकिन ये UN का भाग नहीं है, बल्कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें ये पर्यवेक्षक का उसको दर्जा दिया गया है, पर्यवेक्षक का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये UN का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन यहाँ से मिल गया कि रेड डेटा बुक्स को कौन प्रकाशित करता है? IUCN प्रकाशित करता है। ठीक है ना, तो रेड डेटा बुक्स को कौन प्रकाशित करता है? IUCN प्रकाशित करता है। ठीक है, अब इसके संबंध में ये 3 कूट दिए हुए हैं, इसमें कौन से कूट सही है या कौन सा सिंगल इसमें ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। इसका मतलब है सिर्फ ये ऑप्शन इसका सही है कि IUCN काम क्या करता है? IUCN क्या काम करता है? संकटग्रस्त पौधे, जो भी विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं, जो भी पौधों की प्रजातियां और पशुओं की जो जातियां हैं विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं, तो उनको ये शामिल करता है अपने रेड डेटा बुक्स में। क्लियर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, IUCN सिर्फ जो विलुप्त की कगार पर हैं, विलुप्त होने वाले पशुओं की और पौधों की जो प्रजातियां हैं उन्हें ही शामिल करता है, ना ये हॉट स्पॉट की कोई स्थान शामिल करता है और ना ये प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु स्थलों की सूची जारी करता है। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा, IUCN रेड डेटा बुक्स और इसमें संकटप्राय प्रजातियां। नेक्स्ट देखते हैं,
रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसके पहले आपने देख लिया, तो इसका राइट आंसर है IUCN के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हुआ है। जो विलुप्त होने की कगार पे हैं ऐसी प्रजातियाँ, उसकी सूची कौन से उसमें जारी होती है? तो रेड डेटा बुक में, रेड डेटा बुक में। और इसे प्रकाशित कौन करता है? IUCN। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा, इन चारों में कौन सा ऐसा वर्ग है जो संकटपन्न प्रजाति के रूप में आता है, जिन्हें हमने IUCN की लिस्ट में, रेड डेटा बुक में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ठीक है ना? अब देखिए, जो IUCN की रेड डेटा बुक है उसमें 2012 में, ठीक है, उसे कब जारी किया था IUCN ने? 2012 में जारी किया था। और इसमें जो इंडिया है, भारत में लगभग 15 प्रजातियों की 15 पक्षियों की प्रजातियों की सूची जारी की थी इसमें। ठीक है ना? कितने? पक्षियों की लगभग 15 प्रजातियों की जो संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं, उन सूची को इसमें जारी किया था। जिसमें हम जो महान भारतीय सारंग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका हिंदी में इसे सोन चिरैया कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये भी अगर नाम आ जाता है आपको। तो महान भारतीय सारंग को हम क्या बोलते हैं? सोन चिरैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा साइबेरियन सारस, एक जो सलेटी टिटहरी होता है, तो ये सब क्या है? संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। वहीं कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक है, मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये भी उस श्रेणी में शामिल होंगे। और लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में ऑलरेडी है, तो ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिरैया। इसके अलावा एक टिटहरी है, साइबेरियन सारस है, उनका भी आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? तो अभी आपने देखा यहाँ पे इन तीनों का नाम तो अभी देखा नहीं है, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? संकटापन्न है, जिसे IUCN ने अपने रेड डेटा बुक में स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? अधिक संकटापन्न जाति है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। अर्थात कोई भी प्रजाति है उसे विलुप्त तभी मानेंगे यदि वो कितने वर्ष से अपने आवास पर नहीं देखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50 वर्ष से। ठीक है, जो IUCN है वो अपनी परिभाषा में किसी भी प्रजाति को तब तक वो एक्सटिंक्ट नहीं मानते हैं जब तक वो अपनी प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से पहले ना देखी गई हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये IUCN की परिभाषा के अनुसार है कि 50 वर्ष से पूर्व के जो, मतलब 50 वर्ष से अगर नहीं देखी गई कोई प्रजाति, तो हम उसे क्या कर देंगे? विलुप्त में डाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिक्लोफेनिक सोडियम। ये जो डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये एक प्रकार से पेन किलर है, जो जिसे हम दर्द निवारक दवा कहते हैं। और इसका उपयोग जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपने पशुओं के दर्द निवारण के लिए करते हैं, उनके बुखार के इलाज में किया जाता है। लेकिन यही डिक्लोफेनिक सोडियम जब पशुओं को दिया जाता है और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है पशुओं की, और उस पशु का यदि गिद्ध कोई भी गिद्ध मांस खा लेता है, तो 30 दिन के अंदर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ये दवा है इसका कुप्रभाव इतना ज़्यादा है कि लगभग पिछले 10 सालों में जो भी सर्वे हुआ है उसमें लगभग 8.5 करोड़, ये 10 सालों में लगभग 8.5 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है भारत, नेपाल, पाकिस्तान में, है ना। तो इसलिए ये जो ड्रग है एक प्रकार से वो गिद्धों को कम करने के लिए क्या है? उत्तरदायी माना जाता है, डिक्लोफेनिक सोडियम। ध्यान रखिएगा, डिक्लोफेनिक सोडियम। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा
दर्द निवारक, भारत में गिद्धों के लिए लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो अभी आपने लास्ट में देखा डिक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडो। यहाँ पे टम्बला कोक, मॉरिशस में एक प्रजाति है टम्बला कोक, इसे हम डोडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, टम्बला कोक। कहाँ पे ये पाई जाती है वृक्ष की प्रजाति? टम्बला कोक है क्या वृक्ष की प्रजाति है, इसका दूसरा नाम डोडो है और ये पाई जाती है मॉरिशस में, ठीक है। और जो डोडो पक्षी डोडो जो पक्षी है, पक्षी की प्रजाति है, उसके विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, ठीक है ना। तो ये लगभग क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। कौन सा? डोडो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमगादड़। जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है वो चमगादड़ की एक प्रजाति होती है और ये बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी जगह पाई जाती है ना। इसे हम जो इसका अन्य नाम है, इसे हम ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जानते हैं, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उड्डयन वल्गुल यदि कभी पूछ ले कि फ्लाइंग फॉक्स किसकी प्रजाति है, तो चमगादड़ की एक प्रजाति है। इसका अन्य नाम क्या है? ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, विलुप्त की कगार पर है, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैमल, एक स्तनधारी है, ठीक है। ड्यूगोंग एक बहुत बड़ा समुद्री स्तनधारी है, मैमल है, जो कि क्या है, फिलहाल अभी तो विलुप्ति की कगार पे है। तो ड्यूगोंग क्या है? मैमल है। और इसके पहले हमने देखा उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ की एक प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? इसमें कूट दिए हुए हैं। ऑप्शन एक है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। ऑप्शन बी, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। ऑप्शन सी, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3, अर्थात इसके फर्स्ट कूट और थर्ड कूट इसमें सही है। अब देखते हैं इसे, जो ड्यूगोंग है वो एक समुद्री स्तनधारी है, समुद्री जानवर है, बिल्कुल है, और ये शाकाहारी होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो घास है वो, मतलब इसका जो एक प्रकार से भोजन है वो क्या है? समुद्री घास। यहाँ पे जो घास होती है समुद्री गाय, सी काऊ भी इसे कहते हैं। तो इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा ड्यूगोंग का, सी काऊ, ठीक है। ड्यूगोंग क्या है? सी काऊ, एक शाकाहारी समुद्री जानवर है जो कि घास का भोजन करता है, यहाँ पे समुद्री घास का। और जो ड्यूगोंग है उसे अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वन्य गधा, ठीक है। जो कच्छ का रण है, जो क्षेत्र है, भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। कौन सा? कच्छ रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। और इस क्षेत्र में यहाँ पे कोई भी परभक्षी नहीं है, लेकिन आवास जो है वो क्या है? उसका क्षेत्र सीमित है, आवास क्षेत्र सीमित है, जिसके कारण इसका अस्तित्व क्या है? खतरे में है। और ये भी कहाँ पे है? विलुप्त की कगार पे है। तो ध्यान रखिएगा, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। तो इसमें कौन सा है? भारतीय वन्य गधा, और उसका आवास क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप, ये एक प्लांट है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ की क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो मुख्य रूप से पाया जाता है, जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र है, मैक्सिको, तो वहाँ पर एक छोटे-छोटे पौधे हैं, छोटी-छोटी झाड़ियों के रूप में ये पाया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो 19वीं सेंचुरी में इसे लाया गया था यहाँ पे, और इसे हम हिंदी में बबूल कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, बबूल का अन्य नाम क्या है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। विलायती बबूल कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, विलायती बबूल इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अपने यहाँ बबूल जो होता है वो अलग है। ऐसा मानते हैं कि ये जो पौधा है वो पर्यावरण के लिए क्या होता है, दुश्मन का काम करता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी हो जाती हैं, और जब वो गहराई पे जाती हैं तो जो भूजल होता है, स्तर है, या फिर आप वर्षा के जल की बात करें तो वो वर्षा का जल और भूजल को क्या कर लेता है, काफ़ी मात्रा में सोख लेता है, ठीक है। ये सिर्फ मिट्टी से जल नहीं सोखता, बल्कि जितना आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे वायु की नमी को ख़त्म कर देता है, और जो भी अन्य जल के स्रोत हैं वहाँ से जल का क्या कर लेता है, मतलब सोख लेता है उसे। तो जो अन्य पौधे हैं वहाँ पे पनप नहीं पाते, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, पर्यावरण का एक प्रकार से शत्रु का काम करता है। दूसरी बात, जो ये पौधा है वो वायुमंडल में बहुत प्रकार के जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से वहाँ पे क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। एक तो जल वहाँ पे कम करता है, और दूसरा जो जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट हैं, उनका उत्सर्जन करता है, तो वहाँ पे अन्य जीव और अन्य पौधों की प्रजातियों के लिए ये हानिकारक है। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल क्या करता है, जैव विविधता को कम करता है, इसलिए ये पर्यावरण का शत्रु होता है। इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पर्यावरण जो शत्रु है वो क्या कहलाता है, तो यूकेलिप्टस का भी सेम है। यूकेलिप्टस भी क्या काम करता है, जो आसपास का भूजल स्रोत है और जो वर्षा का जल है वहाँ पे ये क्या करता है, जल को सोख लेता है और अन्य पौधों को पनपने नहीं देता, है ना। तो ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए पर्यावरण का शत्रु कहलाता है, और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा भी यही काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या फिर किन में सिंह पुच्छी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3, अर्थात तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। इन तीनों ही राज्यों में, ये दक्षिण भारत के सभी राज्य हैं, तो इन तीनों ही राज्यों में जो सिंह पुच्छी वानर है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ध्यान से देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों ही राज्यों में सिंह पुच्छी वानर या मकॉक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कूट हैं काली गर्दन वाला सारस अर्थात कृष्ण ग्रीव सारस, और सेकंड कूट है चीता, उड़न गिलहरी अर्थात कंदली, और हिम तेंदुआ। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, अर्थात हम बात करें तो कृष्ण ग्रीव सारस, चीता और हिम तेंदुआ, ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जंतु हैं। यहाँ पे 1952 में जो चीता है उसे क्या कर दिया है, विलुप्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण हुआ था, तो यहाँ पर उसे चीता को क्या कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1, 3 और 4 होगा, अर्थात कंदली, कृष्ण ग्रीव सारस, कंदली और हिम तेंदुआ, ये तीनों ही क्या होते हैं, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जबकि 1952, कब, 1952 हिमालय और उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण हुआ था, वहाँ पे 1952 में चीता को क्या कर दिया गया है, विलुप्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, जो काली गर्दन वाला सारस है, कृष्णग्रीव सारस, वो कश्मीर राज्य का पक्षी है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य का पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी की बात करें तो ये रूस, जापान और यूरोप में, अफ्रीका वगैरह में भी पाई जाती है, और इस गिलहरी की हमारे भारत में 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप इससे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जलमगर पाया जाता है। ऑप्शन कूट 2 है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। केवल एक, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जलमगर पाया जाता है। तो इसे आप याद रखिए, कभी पूछ ले क्वेश्चन कि जलमगर का क्षेत्र, लवणी जलमगर का क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो पहला तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन निकाल लीजिए। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे डुगॉक्स, डॉल्फिन, व्हेल, लवण जलमगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप, ये सभी बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो श्रू है, जो टैपीर है, वो हिमालय में पाए जाते हैं, ना कि मालाबार क्षेत्र में। तो कभी क्वेश्चन आपको याद रखना है तो आप याद रखिएगा, श्रू और टैपीर कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके हिमालय सीरीज में या हिमालय श्रृंखला में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। और सेकंड कूट है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्वी सघन के वनों में रहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है केवल 2, ऑप्शन बी। अर्थात जो स्लो लोरिस है वो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है हमारे भारत का, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी राज्यों में पाया जाता है। कौन सा? स्लो लोरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। लेकिन जो रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा हमारे यहाँ पे भारत में प्राकृतिक रूप से नॉर्थ ईस्ट में नहीं, वो पश्चिमी हिमालय में नहीं पाए जाते, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं। रेड पांडा कहाँ पे होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो इनका क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र, वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। किसका? रेड पांडा का आवासीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे भारत के। इसलिए ये जो पहला कथन है इसका, वो क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें पश्चिमी क्षेत्र है, तो पश्चिमी हिमालय में नहीं बल्कि ये उत्तर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम भूमि के, ठीक है। अब देखिए, ये ईरान में एक शहर है, ध्यान से सुनिएगा इसे, रामसर सम्मेलन। तो ये ईरान का एक शहर है रामसर, और यहाँ पे 2 फरवरी 1971 1971 2 फरवरी को यहाँ पर सम्मेलन हुआ था नम भूमि के संरक्षण के लिए। जो वेटलैंड है हमारे भारत में, उन्हें संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, और यहाँ पे इसे क्रियान्वित करने के लिए बैठक हुई थी। तो इसलिए हम इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके पहले अभी आपने देखा 2 फरवरी 1971 को, 2 ऑफ फेब ऑफ इसमें 1971 को ईरान के एक रामसर शहर में वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसका रामसर जो वेटलैंड डे है, या नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस, इसे हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। अच्छा, इसकी जो थीम थी अभी लेटेस्ट 2018 में, लेटेस्ट तो नहीं, 2018 की जो थीम थी वो वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, धारणीय शहरी भविष्य हेतु आर्द्र भूमियाँ, तो इसकी ये थीम थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। जबकि इसमें सेकंड रैंक जो है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और वुलर झील, 4 इसमें कथन दिए हुए हैं, कूट दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो वेटलैंड है उन्हें रामसर में
यहाँ पे सम्मिलित किया गया है सभी को। टोटल कितने वेटलैंड है भारत में? तो टोटल 27 है। इसे आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये 27 ही है, जिसमें चिल्का झील ओडिशा, वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। वहीं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। तो इतनी चीजें आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है अथवा होना संभावित है। इसका राइट आंसर है। अच्छा, जो आर्द्र भूमियों के लिए रजिस्ट्रेशन होता है तो और रजिस्ट्रेशन कैसा? जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो हमारी वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, वो पारिस्थितिक रूप में क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है, या फिर उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है, संभावित है, अर्थात अथवा परिवर्तन हो गया है अथवा हो रहा है। तो किसके हस्तक्षेप के फलस्वरूप? मानव के हस्तक्षेप के फलस्वरूप। और इसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड बोलते हैं। तो जितनी भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड भी शामिल है। क्यों? क्योंकि ये मानव हस्तक्षेप के कारण क्या हो रहा है? वेटलैंड को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मानव हस्तक्षेप का परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में बरसाती जमीन अर्थात आर्द्र भूमि वेटलैंड निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका उपयोग क्या क्या है आर्द्र भूमि का? तो देखिए, पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त अर्थात भारी धातुओं को छानने हेतु, और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण अर्थात यदि हम उसमें बहुत सारे, जो पानी में बहुत सारी धातुएं होती हैं, तो यदि ये धातुएं पानी के साथ बह जाती हैं तो यहाँ पे नदियों के साथ बह जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है? गाढ़ी हो जाती हैं, गादीकरण हो जाता है। लेकिन ये क्या कर देते हैं? तलछट रोक देती हैं। कौन? आर्द्र भूमि जो होती है, इसमें तलछट को रोक देती है और सिर्फ पानी के बहाव को जारी रखती है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, एक मिनट, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है अर्थात वेटलैंड है, वो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, तो एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है और एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए क्या होते हैं? स्पंज उपस्थित होते हैं, स्पंज उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो वेटलैंड है यहाँ पर स्पंज उपस्थित होते हैं जो कि पानी को सोखने और छानने की क्षमता रखते हैं। यदि पानी को छानते हैं तो जो तलछट होता है उसे हटा दिया जाता है और पानी को शुद्ध करके आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, बाढ़ के दौरान जो नम भूमि है वो पानी में मौजूद तलछट को, पोषक तत्वों को अपने में समाहित कर लेती हैं और सीधे सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। तो इससे क्या होता है? नदी का गादीकरण कम हो जाता है, भारी धातुओं को अलग कर दिया जाता है और जो पोषक प्राप्त है वो पुनर्प्राप्ति और उनका चक्रण जारी रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 2002 को ये पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो अभी देखा आपने 2002 में 11 दिसंबर, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2003 चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम कब था? जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित हुआ था। जबकि जैव विविधता प्राधिकरण अर्थात अथॉरिटी कब स्थापित किया गया? तो 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2003
2003 में हुई थी। और जो जैव विविधता अधिनियम 2002 हैं, उनके जितने भी प्रावधान हैं उनको क्रियान्वित करना, उनको संचालित करना, ये सब इसके उद्देश्य से इसके उद्देश्य से क्या हुआ था, इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु में। तो इतनी बातें इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इसमें 3 कूट दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। तो मैं इसको डायरेक्ट पढ़ देती हूँ। NBA है वो जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। वहीं NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक अर्थात जैविक संसाधन से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार है वो भारत में जितने भी जैविक संसाधन हैं, क्या भारत में जितने भी जैविक संसाधन हैं, आनुवांशिक संसाधन हैं, उसके आधार पे इंडिया में अथवा कहीं भी बाहर हमारे भारत में प्राप्त जैविक संसाधन के आधार पे हमारे भारत में ही अथवा कहीं भी इंडिया के बाहर विदेश में यदि कोई रिसर्च किया जाता है, कोई आविष्कार किया जाता है, तो उस पर हमारा अधिकार होता है, हमारा एक प्रकार से राइट होता है। एक प्रकार से हम उसे कह सकते हैं कॉपीराइट करने के लिए एक अधिकार होता है हमारे पास। तो ये क्या है, NBA क्या काम करता है उसमें, कि यदि आप कभी भी जैव जो NBA है उसके पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कहीं भी आपको बौद्धिक संपदा अधिकार अपनी कॉपीराइट करवाना है किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको NBA से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि यदि आप एक प्रकार से अप्रूवल लिए बिना आप वहाँ पे क्या करते हैं, अपना कॉपीराइट नहीं बता सकते, तो वो एक प्रकार से जैव चोरी को रोकता है। और दूसरा, NBA की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक संसाधन संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इसमें कुछ कूट दिए हुए हैं और उसके कुछ ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। देखिए, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है और यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र अर्थात इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। इसका राइट आंसर क्या है, 1 और 3। अर्थात जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल इससे रिलेट इसे ना करें। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, एक प्रकार से जो संरक्षण करते हैं जो भी संगठन, तो उनकी एक वैश्विक भागीदारी है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक वैश्विक भागीदारी है और ये काम क्या करते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनके आवास, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, उनको संरक्षित करने का काम करती है ये संस्था। ठीक है, और ये संस्था महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान भी करती है कि कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन सा है, कौन से इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं। तो इन सबको ये क्या करती है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। और इसका जैव विविधता या हॉट स्पॉट से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।